प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 9 में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान में आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम इसका भाग 1 करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। इसके बाद कक्षा 11 में आज हम लोग बात करेंगे अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका भाग 6 और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम ले ली होगी ताकि आप आज पढ़ाए जाने वाले महत्वपूर्ण बातों को लिख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम भारत की भू आकृति, धरातली प्लेटें, गोंडवाना भूमि तथा हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। अब जरा ये देखिए कि आप किस प्रकार के भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढालों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, पठार तथा द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, भारत में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, और कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम भी होती हैं, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता भी पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती हैं। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपक्षय की। दोस्तों, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। इसके अलावा अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले मिट्टी तथा अन्य पदार्थों का जल, पवन इत्यादि द्वारा स्थानांतरण होता है। भौगोलिक उच्चावचों के निर्माण की अगली प्रक्रिया है, उसे कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय और अपरदन के द्वारा लाए गए निक्षेपों या फिर कंकड़ पत्थरों को भूमि में मिला लिया जाता है, और यह काम करती हैं नदियाँ, जो कि पर्वतों से समतल भूमि पर आती हैं। कुछ प्रमाणों पर आधारित
सिद्धांतों से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी भी है। प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थलमंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चाउच्च के निर्माण तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक वितरण की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी प्लेटों और अन्य छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। दोस्तों, इन प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो वे अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। एक दूसरे के करीब आते वक्त या तो वे टकराकर टूट सकती हैं या फिर एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। संवहनी धाराओं ने भूपटि को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच तेथिस भूभाग पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। तेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद हिमालयी निक्षेपों के द्वारा इसके भरने से एक विशाल मैदान का निर्माण भी हो गया। दोस्तों, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। दोस्तों, भारत की भौगोलिक आकृतियों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, समुद्र तटीय भाग और द्वीप समूह। दोस्तों, आज हम हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई 2400 किलोमीटर है और साथ ही इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे उत्तरी भाग में है महान हिमालय, इसके बाद है निम्न हिमालय और अंत में हिमालय के सबसे निचले भाग को शिवालिक श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महान हिमालय में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले अधिकांश शिखर हैं। इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसके अलावा निम्न हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण
परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। इनकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इन श्रेणियों के अंतर्गत कश्मीर की घाटी तथा कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। हिमालय के सबसे निचले भाग शिवालिक श्रेणी अपने आप में बहुत सुंदर घाटियों का निर्माण करती है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर तक है। ये घाटियां बजरी तथा अवसादों यानी कि जलोढ़ की मोटी परत से बनी है। इस घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटले दून। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इनका वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच पंजाब हिमालय, सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय तथा तिस्ता और देहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारत की भूआकृति, धरातलीय प्लेटें, गोंडवाना भूमि तथा हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत मैदानी भाग, दक्षिण का पठार, मरुस्थलीय भाग, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 6। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टाइकियोमेट्री के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट। जब हम किसी बाजार में जाते हैं और कुछ वस्तु खरीदते हैं, तो उस वस्तु को हम किसी निश्चित मूल्य या स्टैंडर्ड वैल्यू में नापते हैं। जैसे अगर हम केला या बनाना खरीदते हैं तो उसे हम किलोग्राम में नापते हैं। मिल्क यानी दूध खरीदते हैं तो उसे हम लीटर में नापते हैं। पर क्या आप इन दोनों पदार्थों के इनके कणों के संख्या पे नाप सकते हैं? आइए इसे विस्तार से जानें। स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर एक प्योर गोल्ड यानी प्योर सोने का है। क्या आप इस सोने में कितने कणों की संख्या है बता सकते हैं? आपके मुताबिक यह संख्या को गणना बहुत ही मुश्किल है, पर रसायन विज्ञान ने इसको आसान बनाया है। आइए जानते हैं कैसे। रसायन विज्ञान में हम मोल की गणना करते हैं कणों की संख्याओं को मापने के लिए।
एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या होती है। इन कणों की संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक यानी एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। आइए इस एवोगाड्रो स्थिरांक के बारे में जानें। एवोगाड्रो स्थिरांक या एवोगाड्रो संख्या कणों की उन संख्या को बोलते हैं जो पदार्थ के एक मोल में मौजूद होती है। इसे हम Na से लिखते हैं। इसकी वैल्यू है 6.023 into 10 की पावर 23 और जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, यह संख्या अमेडियो एवोगाड्रो जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। हम अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान दो तरीकों से नापा जाता है। पहला है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है मोलर द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यह एक कण का द्रव्यमान होता है और मोलर मास या मोलर द्रव्यमान 6.023 into 10 की पावर 23 कणों यानी एवोगाड्रो संख्या के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब यह कण दो तरीके के भी हो सकते हैं, तो मोलर द्रव्यमान को भी दो भागों में बांटा गया है। मोलर द्रव्यमान दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यह तब यूज किया जाता है जब यह कण एक परमाणु हो। इसको हम GAM भी लिखते हैं। और अगर एवोगाड्रो परमाणु एक अणु हो यानी मॉलिक्यूल हो तो हम इसे ग्राम अणु द्रव्यमान यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। इसे हम GMM भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने दोनों द्रव्यमानों के बारे में जाना। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। ऑक्सीजन, जिसे हम O से लिखते हैं, आपने कई जगहों पे इसका द्रव्यमान दो तरीकों से देखा होगा। इसे हम 16U भी लिखते हैं और इसे 16 ग्राम भी लिखते हैं। क्या आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? 16U होता है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, और 16 ग्राम होता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास, जिसे GAM भी कहते हैं। स्क्रीन पे दिया गया टेबल कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। यह आप लिख सकते हैं। एक मोल को परिभाषित करने के लिए बहुत तरीके दिए गए। स्क्रीन पे दिया गया टेबल उन सारे परिभाषाओं को एक टेबल फॉर्म में लिखता है। आइए इसे एक एक करके विस्तार से जानें। यदि हमें एक मोल को एक परमाणु पदार्थ के लिए परिभाषित करना हो, तो इसको हम परिभाषित करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान भाग ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास। इस तरीके से हम एक परमाणु पदार्थ के लिए मोलों की संख्या को परिभाषित करते हैं। यदि हमें एक मोल की परिभाषा एक आणविक पदार्थ के लिए देना हो, तो इसका फॉर्मूला होगा मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान
और भाग करेंगे इसे ग्राम अणु द्रव्यमान यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम एक आणविक पदार्थ के लिए मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। यदि हमें कुल दिए गए कणों की संख्या दी हो, उसमें हमें मोलों की संख्या को परिभाषित करना हो, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोलों की संख्या बराबर दिए गए कुल कणों की संख्या और उसे एवोगैड्रो संख्या से भाग करेंगे। जैसा हमने अभी पढ़ा, एवोगैड्रो संख्या होती है 6.023 into 10 की पावर 23। इस तरीके से हम मोलों को कई तरीकों से परिभाषित करते हैं। अब हम अपने एक प्रश्न पे आते हैं। क्या आप बता सकते हैं 398 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोलों की संख्या होगी? आइए इसे सॉल्व करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या आप इनका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं? जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए दिए गए तत्वों को उनके नंबरों से और उनके परमाणु द्रव्यमान से गुणनफल का योग करते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। जैसा कि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 into हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 क्योंकि एक ही सल्फर है इंटू सल्फर का परमाणु द्रव्यमान और प्लस 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो सारी वैल्यूज को रखकर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान आया 98 ग्राम पर मोल। इस तरीके से हम किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियोस में जाना था। आइए अब इसमें हम मोलों की संख्या को ज्ञात करें। जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए दिए गए द्रव्यमान को उसके आणविक द्रव्यमान से भाग करेंगे। वही फॉर्मूला हमने इस प्रश्न में यूज करा। इस प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान है 398 ग्राम यानी W हुआ 398 ग्राम और M यानी आणविक द्रव्यमान हुआ 98 ग्राम पर मोल, जैसा हमने पिछली स्लाइड में निकाला। जब हमने इन सारी संख्याओं को इस फॉर्मूले में रखा तो आंसर आया 4.061 मोल, यानी 398 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड में 4.061 मोलों की संख्या है। इस तरीके से हम किसी भी अणु के मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। मोल संकल्पना के बाद अपने दूसरे विषय पे चलते हैं, जो है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें अभिकारकों यानी रिएक्टेंट और उत्पादों यानी प्रोडक्ट के संबंध का उपयोग मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव डाटा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक रिएक्शन से समझें। स्क्रीन पर आप एक रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को देख पा रहे हैं। इसमें हमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट दिख रहा है जो कि पर्पल रंग से है, और उत्पादक यानी प्रोडक्ट दिख रहा है जो कि लाल रंग है। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं। इस रासायनिक प्रतिक्रिया को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिससे हमें एक बैलेंस्ड फॉर्म मिले। इस केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रतिक्रिया में आप देख पा रहे हैं
सोडियम से पहले लगा हुआ 2, HCl से भी पहले लगा हुआ है 2 और NaCl से पहले लगा हुआ है 2। इन गुणांक को हम स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, यानी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आइए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की परिभाषा को जानते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक रासायनिक प्रतिक्रिया में यौगिक से पहले प्रतीक संख्या को कहते हैं। यह गुणांक हमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है। अगर इसे रासायनिक प्रतिक्रिया की भाषा में कहें तो दिए गए रासायनिक रिएक्शन में A, B, C, D एक स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं। इस तरीके से हमने स्टाइकियोमेट्री के बारे में जाना। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। हमने स्टाइकियोमेट्री के बारे में भी जाना। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। अगली वीडियो में हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू किया। इसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, भाग 1। भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ते हुए हमने इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया। वही इसके बाद कक्षा 11 में आज हम लोगों ने बात करी हमारे अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में, इसके भाग 6 में, और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल भी किया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि आज हमने क्या पढ़ा। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो कल हम लोग कक्षा 9 में बात करेंगे साखियां एवं सबद, इसके भाग 3 और 4 में। वही इसके बाद कक्षा 11 में हम लोग बात करेंगे वनस्पति जगत के बारे में, इसके भाग 2 में, और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे। अब एक जरूरी सूचना दोस्तों, अगर अभी दिखाए गए एपिसोड को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो ठीक 3 बजे से इकोवेशन के चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। YouTube पर जाकर DigiSat इकोवेशन सर्च करने से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।